Good evening, everybody. बच्चे प्रीवियस क्लास वी हैड फिनिश्ड अप इस मैटर अराउंड द स्फीयर. हमने इस मैटर अराउंड द स्फीयर वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया था. ऑलराइट बच्चे, आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है इसका आज रिकैप शुरू करने जा रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर बट आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट वंस अगेन. एक बार इसके हम जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको दोबारा रिवाइज करेंगे. ऑलराइट, सो बच्चे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दिस इज योर फिजिक्स सेकेंड चैप्टर. ये आपका फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है. वी हैव ऑलरेडी डन द मोशन चैप्टर. मोशन ये आपका दूसरा चैप्टर है जिसकी हम रिवीजन करने जा रहे हैं. ये ऑलरेडी हम एक बार पहले कर चुके हैं. ऑलराइट, सो बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट फोर्स, इसको सबसे पहले डिफाइन करना है हमें. सो बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट फोर्स, हम फोर्स को बहुत सारी जगहों पे देखते हैं. Alright, force is evident in many of the activities that we do. For example, pushing a thing. When you are picking up a thing, जब आप किसी चीज को पिक करते हो उस पे फोर्स लगाते हो. अर्थ के ऊपर बच्चे अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं वहां भी फोर्स लगती है. Alright, then when you talk about force की जब हम बात करते हैं, it can be also used for hitting anything, kicking something. तो बच्चे, force is something that is evident in many of the activities that we see around ourselves. तो बच्चे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. we'll try to define force को कैसे डिफाइन करते हैं. तो बच्चे, I'll be using a very simple definition जो हम लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं. बहुत ही सिंपल इसकी एक डेफिनेशन है. पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इज, हाउ डू वी डिफाइन फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स इज अ पुश और पुल acting on the object. Okay, बच्चे, when you push something, object जो है आपसे दूर जाएगा. And when you pull something, the object will move towards you. So when you kick a ball, अगर आप बॉल को किक करोगे, will it move towards you or will it move away from you? What it will do? The ball will move away. बॉल क्या करेगी? आपसे दूर जाएगी. तो इट कैन बी सेड एज पुशिंग अ थिंग. पर बच्चे, जब हम किसी चीज को पुल करते हैं तो वो आपकी तरफ आएगी. जैसे पुलिंग अ चेयर. ऑलराइट, पिकिंग अप अ बॉक्स को आप अपनी तरफ पुल करोगे तो उससे क्या होगा? बॉक्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स यू. तो बच्चे, पुश और पुल बेसिक एक इफेक्ट हो गया. पुश में क्या है? ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है. पुल में ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा. और इस पुश और पुल जो ऑब्जेक्ट पे लगता है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फोर्स. ऑलराइट, अब बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट फोर्स, जब आप फोर्स की बात करते हो, ऑलराइट, लेट मी जस्ट राइट सम एग्जांपल्स लाइक किकिंग अ फुटबॉल. बच्चे, व्हेन यू किक अ फुटबॉल, ये किस कैटेगरी में आएगी? किस टाइप की फोर्स है? दिस इज पुश. आपने ऑब्जेक्ट को अपने से दूर कर दिया. राइट, देन पिकिंग अप अ पेंसिल और अ चेयर. पिकिंग अप अ चेयर, आपने चेयर को पिकअप किया. तो बच्चे, आपने क्या किया? उसको अपनी तरफ खींचा. देन इट माइट बी ऑल्सो, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, पुलिंग अ स्प्रिंग को आपने पुल किया, एटसेट्रा. तो बच्चे, इसमें बहुत सारे सिंपल एग्जांपल्स आएंगे. ओपनिंग अ डोर, किकिंग अ फुटबॉल, हैमरिंग अ नेल इनटू वुड, एटसेट्रा.
अब बच्चे जब हम फोर्स को देखते हैं, फोर्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चे जो हम लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं और हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ जो एक चीज है जिसके साथ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपको समझाने के लिए, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स कॉन्सेप्ट। लेट्स से दिस इज अ बॉक्स, ये एक बॉक्स है, ऑलराइट, यहां से फोर्स लगी, सिमिलरली एक ऑपोजिट साइड से एक और फोर्स लगी। ओके, तो बच्चे अगर मैं इनकी वैल्यूज लिख दूं, लेट्स से दिस फोर्स इज ऑफ 20 न्यूटन, बच्चे यहाँ जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है ये भी 20 न्यूटन है। तो बच्चे व्हाट इज हैपनिंग, both these forces are acting on same object from opposite direction and both these forces are equal. F1 is equal to F2. हम इसको कैसे लिखेंगे, F1 it is equal to minus F2. बच्चे why am I writing minus F2? क्यों, why am I writing minus F2? सिंपली F1 इज इक्वल टू F2 क्यों नहीं लिख रहा बच्चे? रीजन बीइंग फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आप फोर्स की बात कर रहे हो तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चे व्हाट इज दिस डिनोटिंग, दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। F1 is equal to F2 but F2 is opposite to F1. तो बच्चे in this case what would be F net? net force क्या होगी, net force would be 0। और बच्चे जब ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। व्हाट इज दिस कंडीशन नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। नेट फोर्स इज 0, बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब बच्चे जब नेट फोर्स 0 होगी और कंडीशन है बैलेंस्ड फोर्स की, तो व्हाट कैन यू से, क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? इन केस ऑफ अ बैलेंस्ड फोर्स what is going to happen? Object will be at rest. बच्चे what about uniform motion? क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हो सकता? बच्चे वो कंडीशन भी हो सकती है। बच्चे when in case of a balanced force, when forces acting on the object are balanced, when the forces acting on the object are balanced, तो बच्चे उस सिचुएशन में क्या होगा, नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0, और बच्चे व्हेन नेट फोर्स इज 0 या जब फोर्सेस बैलेंस है, तो बच्चे दो कंडीशन हो सकती हैं, आइदर द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इन दिस कंडीशन what is going to happen, in this condition object will be at rest, in this condition object will be at rest, object will be at rest or in uniform motion। बच्चे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बैलेंस्ड फोर्स का ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, इट कैन बी ऑल्सो कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे बच्चे जब आप साइकिल चलाते हो तो आपको अगर सेम स्पीड पे चलना है तो आपको कंटिन्यूसली उसको पैडल करना पड़ेगा ताकि साइकिल सेम स्पीड पे चले। जैसे ही आप पेडलिंग रोकोगे क्या होगा, फ्रिक्शन की फोर्स, आपके पेडल के फोर्स आपने तो खत्म कर दिया तो उससे ज्यादा हो गई, तो आपका जो मोशन है धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा और आप रेस्ट पे आ जाओगे। अगर कंटिन्यूअस मोशन में चलना है तो आपको लगातार पेडल करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो फोर्स आप पेडलिंग से लगा रहे हो, जब वो इक्वल हो जाएंगे
तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। उस केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, लगातार यूनिफॉर्म मोशन में चलोगे। अगर आप चाहते हो एक्सेलरेट करना तो आपको लगातार पेडल की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पेडलिंग की फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। और जब ये कंडीशन होगी तो फिर क्या होगा, यू विल एक्सेलरेट। तो बच्चा दोनों कंडीशंस हो सकती हैं और ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, इट कैन ऑल्सो बी इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट कैन ऑल्सो हैपन। हाँ जी रितन जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर लेकिन अगर हम लोग पैडलिंग करेंगे तो हम लोग जितना फ्रिक्शन का फोर्स है उससे तो ज्यादा लगा रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो अनबैलेंस है। बच्चे आप एक्सेलरेट कर रहे हो, यस सर। एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर चलाएंगे तो एक्सीलरेट ही करेंगे। अच्छा एक मिनट, चलाएंगे तो एक्सेलरेट होगा। बच्चे क्या आप कार को लगातार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नहीं चला सकते। सर चला सकते हैं अगर हाई पे हो हाँ तो उसमें क्या हम एक्सेलरेटर को लगातार आगे बढ़ाते जाते हैं कि एक जगह कांस्टेंट कर देते हैं। सर एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन 0 हो गया, और जब एक्सेलरेशन 0 है तो उसका क्या मतलब है, ये सब फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स 0 हो गई। यस सर। तो फिर कार तो चल रही है। ओके सर। बच्चे इसको इस तरीके से समझना है कि जब आप रेस्ट पे हो तब आपकी ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। वंस यू स्टार्ट अप दी कार, आप एक बार एक्सेलरेट करोगे, करोगे कि नहीं। यस सर। आपने एक बार फोर्स लगा दी, एक्सेलरेट कर दिया, आप फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे आ गए, फिर लगातार उस फोर्स को मेंटेन करके रखोगे। तो बच्चे आपको ये चीज भी समझनी है कि जब आप एक बार मोशन में आ गए तो इसका यही मतलब है ना कि आपने क्या किया है, जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज्यादा एक बार फोर्स लगा के आपने ऑब्जेक्ट को मोशन में लगा दिया, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गए ना। यस सर। इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गए आप एक बार, उसके बाद अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगाते जाओगे तो यू रिमेन इन मोशन, सेम स्पीड। क्लियर। यस सर। देखो अगर आप एक बार फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो आप तो मूव ही नहीं करने वाले ना। वंस यू रीच दैट पॉइंट यू आर बैलेंस्ड। फिर हम एक बार उसको एक्सेलरेट करने के लिए क्या करेंगे, 0 to 60 जाना है तो एक बार तो फोर्स ज्यादा ही लगेगी इंजन की। आपने ये तो देखा होगा जब हम गाड़ी स्टार्ट करके एक बार स्पीड बढ़ानी होती है तो ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होती, फ्यूल ज्यादा नहीं यूज होता, होता है ना कि नहीं। ऑल राइट, चलो, तो रितिन जी को आई थिंक बात समझ आ गई है। ऑल राइट, तो हमें बच्चे ये भी समझना है कि ये कंडीशन भी हो सकती है, डोंट टेक इट एज की रेस्ट पे ही रहेगा। चलो अब लेट्स टॉक अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं होगी। अगेन आई एम गोइंग टू मेक दैट सेम ऑब्जेक्ट, यहां से आया, मैं ऑपोजिट फोर्सेस ही ले रहा हूं, दे कैन ऑल्सो बी इन सेम डायरेक्शन, ऐसे भी हो सकता है। तो लेट से बच्चे यहां 200 न्यूटन है और यहां जो आपकी फोर्स है ऑपोजिट में इट इज 160 न्यूटन। अब व्हाट डू यू से, इज दिस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, क्या कंडीशन है, यहां क्या कंडीशन है, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, बताओ। अनबैलेंस्ड, क्योंकि बच्चे 200 न्यूटन फोर्स एक जगह लग रही है और एक जगह 160 न्यूटन। तो बच्चे व्हाट वुड बी इफ आई टेक इट एज F1, इसको F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं। तो बच्चे यहां इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, तो F नेट कितना होगा, इट वुड बी इक्वल टू F1 माइनस F2, ये आपकी F नेट हो गई। ऑलराइट, तो आप अगर इसको माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, 200 माइनस 160 दैट्स इक्वल टू 40 न्यूटन्स। कितना बनेगा, 40 न्यूटन। तो बच्चे एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू 200 माइनस 160 दैट्स 40 न्यूटन, राइट साइड टूवर्ड्स राइट। ओके, तो बच्चे इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके,
अगर आपकी नेट फोर्स जो है तो ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। ओके, क्योंकि यहां बचे क्या हो रहा है, आपकी अनबैलेंस फोर्स है। ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट इन केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर अनबैलेंस फोर्स होगी तो बचे फिर एक्सेलरेटेड मोशन देखने को मिलेगी हमें। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, या तो फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इस तरीके से समझना है। ऑलराइट, चलो अब बचे नेक्स्ट हम लेंगे टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। हाँ जी, अभी सुचिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा सर डाउट था कि सर जो आपने बताया था कि सर जो हमारा बैलेंस फोर्स होता है सर, उसमें सर या तो फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह सकता है फिर सर यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो सर जैसे एक बाइसाइकिल चलती है तो सर वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए एक्सीलरेट करेगी। उसके बाद सर अगर सर फिर से अगर मतलब उसके बराबर आ जाए तो फिर तो उसको एक और बार एक्सीलरेट करना पड़ेगा। तो सर फिर तो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी। बच्चे देखो, आपको ना यहाँ एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, इफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ओके, तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, राइट, कि एफ तो 0 हो गया, नेट फोर्स तो 0 हो गई। पर बच्चे अगर आपको एक्सेलरेट करना है तो अनबैलेंस फोर्स होनी चाहिए, और वो तब आप एक्सेलरेट कर पाओगे, राइट। एक ऐसे नहीं है कि एक बार अनबैलेंस फोर्स लगाई और आप एक्सेलरेट हो जाओगे और लगातार एक्सेलरेट करते जाओगे। आपको अपनी अनबैलेंस फोर्स क्या करनी पड़ेगी, लगातार बढ़ानी पड़ेगी, राइट। पर बच्चे जब बैलेंस फोर्सेस है, व्हेन देयर इज बैलेंस फोर्स, जैसे बच्चे लेट से आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से आपने स्टोन को बांध दिया और यहां आपने अर्थ के ऊपर इसको सस्पेंड कर दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे पुल कर रही है, पर बच्चे स्ट्रिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। देखो एक बार, यही हो रहा है। यस सर। यही हो रहा है ना। यस अब बच्चे अगर मैं ये स्ट्रिंग को कट कर दूं फिर क्या होगा, तो वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरेगा। क्यों, ये वाली फोर्स आपने जो स्ट्रिंग की है बिल्कुल खत्म कर दी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फिर वो क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगा, राइट। यस सर। तो अब क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स है ना। यस सर। तो अगर बैलेंस फोर्स होगी तो हमें पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये तो क्लियर है, समझ आ गई बात। यस सर। तो बच्चे आप ये बोल रहे हो कि जब अनबैलेंस फोर्स होगी तब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, राइट। यस सर। तो व्हाट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अब समझाओ मुझे। सर यहाँ पे सर हमने से सर अभी मतलब सर सुचिता, यू गॉट माय क्वेश्चन, यस मेरा सर क्वेश्चन समझ आया। अगर आप ये कह रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तब अनबैलेंस फोर्स है, तो जब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो आप क्या बोलोगे, बैलेंस फोर्स की अनबैलेंस फोर्स। सर बैलेंस फोर्स। दैट इज योर आंसर। सर लेकिन सर अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो सर उसको तो ओवरकम करना पड़ेगा ना सर, दोनों तो फिर बैलेंस रहेंगे ही नहीं। तो फिर से हम यूनिफॉर्म मोशन में कैसे चल सकते हैं सर, तो हमको फिर तो बच्चे बार बार एक मिनट एक्सेलरेट एक मिनट, करना पड़ेगा। अभी सुचिता फिर आप इस चीज से एग्री मत करो। फिर आप इस चीज से एग्री मत करो। अगर बैलेंस फोर्स है तो फिर एक्सेलरेशन हो सकती है, दैट मींस आप ये बोल रहे हो। यस सर। तो फिर बेटा वो तो सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ही चला गया। बच्चे आई गॉट योर डाउट, मुझे आपकी बात समझ आ गई कि आपके दिमाग में क्या बात आ रही है कि गाड़ी तो लगातार चल रही है ना, चल रही है, यस सर। पर उसकी क्या वेलोसिटी बढ़ रही है। नो सर।
फिर अगर बच्चे वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, हम निकालते नहीं है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बताओ अब क्या मैं तुम्हें सेकंड लॉ समझाना शुरू कर दूं? बताओ, अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो आप बोलोगे फोर्स लग रही है? बताइए क्या बोलोगे? बस फिर दैट इज योर आंसर। इतना ज्यादा मत सोचो। एक बार जब फ्रिक्शन ओवरकम होगी तो उसके बाद बच्चे आपको कंसिस्टेंटली फोर्स लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए। आप कैसे सोच रहे हो कि मान लो फ्रिक्शन 200 न्यूटन है, मैंने 200 न्यूटन लगाया तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा? फ्रिक्शन की ना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, अगर आप फोर्स लगाना शुरू करोगे ना तो फ्रिक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से फिर फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर नहीं जा सकती, उससे ऊपर फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। देन टू यूनिफॉर्म मोशन आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मतलब हम क्या मान लेते हैं कि फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ऊपर गया ऑब्जेक्ट मूव हो गया, उसके बाद जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गए तो बच्चे फिर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, तो नेट फोर्स क्या बोलोगे फिर? इट इज बैलेंस्ड, नेट फोर्स इज जीरो। यस सर, क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। आई अंडरस्टैंड। मतलब आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं तो ऑब्जेक्ट को लगातार चला रहा हूं ना, पर बच्चे इनर्शिया भी तो कुछ चीज होती है ना। अगर इनर्शिया में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लगातार सेम स्पीड पे चल रहा है, तो सेम स्पीड में चल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगा के उसकी वो स्टेट को चेंज करना है। यही तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। ये सर मेरा डाउट ये था कि सर जैसे हम पहले से कार को चला रहे हैं तो सर जब दोनों सेम हो जाते तब वो चलती नहीं सर, हमको उससे ज्यादा लगाना पड़ता है तब जाके चलती है। लेकिन सर जब वो वैसे ही पहले से चल रही है उसके बाद दोनों सेम हो जाते हैं लेकिन सर वो भी तब भी चल रही ही होती है, तो सर उसको तो वहां पे स्टॉप हो जाना चाहिए। बेटा आपका इंजन चल रहा होता है कि बंद होता है? तो चल गाड़ी का रहा होता है। इंजन चल रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है? वो फ्रिक्शन जितनी फोर्स मतलब एक बार लगा ही रहा है ना कि आप मोशन में आगे हो, ताकि फ्रिक्शन से फोर्स नीचे ना जाए, तो क्या होगा? तो देन मतलब फिर तो गड़बड़ होगी ना, फिर तो रुकेगी गाड़ी। यस सर। इस तरीके से समझना है। चलो आई होप अब डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। आपको ये समझना है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी, है ना? यस सर। ओके ये सर। चीज समझनी है। अगर बच्चे एक्सेलरेशन ही नहीं हो रही तो फोर्स जीरो ही है ना, तो अनबैलेंस्ड हो गया, सॉरी बैलेंस्ड होगी यानी नेट फोर्स जीरो है। इस तरीके से समझना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा पर इसी तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। चलो लेट्स मूव ऑन, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसमें बहुत सारे फोर्सेस के इफेक्ट हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सबसे पहला है चेंज इन शेप। ये तो बहुत ही इजी है समझना, चेंज इन शेप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चेंज इन शेप? बच्चे ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यू कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, on application of force, on application of force, application of force, the shape of an object can be changed. Shape can be changed. अब बच्चे इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। एग्जाम्पल, जब हम फोर्स लगाते हैं, a spring can change shape. Spring can be compressed, spring can be compressed. उसके बाद बच्चे जो मोल्डिंग क्ले होती है आप उसको अलग अलग शेप्स दे सकते हो। मोल्डिंग क्ले can be converted molding clay can be converted into
वेरियस टॉयज एटसेट्रा। उसके बाद बचे फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज स्पीड, चेंज इन स्पीड। ऑलराइट, व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स कैन चेंज स्पीड, यही तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अगर आप फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो उसका स्पीड चेंज होगी। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड। ऑलराइट, फोर्स क्या कर सकता है बच्चे? स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। लेट्स से कि दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड साइकिल चला रहा है, पीछे से एक फ्रेंड उसको पुल करना शुरू करता है, तो स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? If one friend is riding a bicycle और दूसरा जो फ्रेंड है उसको पीछे से पुल कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? स्पीड विल डिक्रीज। बच्चे उसको पुल कर रहा है पीछे से। पर अगर बच्चे आप साइकिल चला रहे हो और आपका फ्रेंड पीछे से आपको पुश करता है सेम डायरेक्शन में, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? योर स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज। तो बच्चे फोर्स लगाने से हम स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है, कैन इट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्या ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है? यस। जैसे बच्चे अभी आईपीएल शुरू हो गया है दोबारा, आई थिंक आप में से कई बच्चों को क्रिकेट देखने का शौक भी होगा। तो जब बैट्समैन की तरफ बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन क्या करता है? उस मूविंग बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता है अपने बैट से हिट करके। ओके, सो व्हाट कैन फोर्स डू? इट कैन चेंज the direction of motion. It can change the direction of motion. All right, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। अब बैट्समैन hits the ball, hits the ball to change its direction. ठीक है, this is something which is very easy. All right, okay, चलो, I hope this is clear to everybody. तो बच्चे ये कुछ इफेक्ट्स हैं फोर्सेस के, इसको मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, ये बहुत सिंपल है। चलो अब बच्चे लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट इनर्शिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनर्शिया। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट इनर्शिया, आई जस्ट गो टू योर एनसीईआरटी बुक, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया हुआ था, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, राइट, okay, here it is. अच्छा, this is Galileo's experiment. बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है बच्चे। व्हाट गैलीलियो डिड, ही टुक वुडन इंक्लाइंड प्लेन्स और इनको उसने बहुत स्मूथ कर दिया। इन इंक्लाइंड प्लेन्स को उन्होंने बहुत ज्यादा स्मूथ किया ताकि फ्रिक्शन को जितना कम कर सके उतना कर दे। तो बच्चे यहां से एक बॉल रोल की। व्हाट वाज इंटरेस्टिंग, ही ऑब्जर्व कि जब ये बॉल नीचे आई, जितनी हाइट से इसको छोड़ा गया था ये उतनी हाइट पे ही जाती थी दूसरी साइड भी। He tried to make the surface as frictionless as possible. फिर ग्रेजुअली बच्चे उन्होंने क्या किया, He increased the angle. एंगल बढ़ाते गए, पहले तो सेम रखा था, बाद में एंगल बढ़ाते गए। पर बच्चे जो उनकी पहली ऑब्जर्वेशन थी उसी के साथ ये मेल खा रही थी। एंगल बढ़ता भी जा रहा था और जैसे जैसे बच्चे एंगल बढ़ रहा है, देखो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करना पड़ेगा ना उस हाइट पे जाने के लिए। देखिए यहां डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस उससे ज्यादा है, इधर जब हम जा रहे हैं डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, पर बच्चे हाइट उतनी है।
तो बच्चे व्हाट ही कंक्लूडेड वाज कि अगर ये सरफेस अगर बिल्कुल ऐसे कर दिया जाए हॉरिजॉन्टल, तो बच्चे ये बॉल कहां तक रोल करेगी? इफ इट इज फ्रिक्शनलेस, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, टू अचीव द सेम हाइट बॉल कहां तक रोल करेगी? इट विल रोल टिल इंफिनिटी, नॉन स्टॉप चलती जाएगी। पर क्या बच्चे ये पॉसिबल है अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें? इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन, क्योंकि फ्रिक्शन को आप बिल्कुल खत्म कर दो ऐसा होगा नहीं, फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। ऑलराइट, तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? ये बॉल रुक जाएगी। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ गई? तो बच्चे इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सी बच्चे हम कहते हैं कि अगर आप आउटर स्पेस में चले जाओ तो एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, ना के बराबर है। तो बच्चे फ्रिक्शन जो होता है फ्लूइड का उसको ड्रैग कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में बच्चे ड्रैग भी नहीं होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है। क्लियर? जैसे जब आप पानी में मूव करते हो तो पानी का जो फ्रिक्शन होता है उसे ड्रैग कहते हैं। सिमिलरली फ्रिक्शन इन एयर इज आल्सो नोन एज ड्रैग। तो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं, ऑल राइट, चलो अब अच्छा लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस ऑब्जर्वेशन। ये जो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी इसको हम कहते हैं इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज डिफाइंड एज tendency of an object to remain at rest, tendency of an object to remain at rest or in uniform motion unless external force acts on it. देखो, आई थिंक वो जो मैं बैलेंस अनबैलेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ डिफाइन हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी होती है? टू रिमेन एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और बच्चे यही न्यूटन का पहला लॉ है। ठीक है, दिस इज नोन एज इनर्शिया। अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें याद रखनी है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया किसके साथ प्रोपोर्शनल है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ओके, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यू हैव अ बॉक्स। ओके बच्चे, आपके पास दो बॉक्सेस हैं। इसका मास है 10 kg और इसका मास है 30 kg। दोनों रेस्ट पे हैं। अगर बोला जाए कि मूव करो, किसको मूव करना आसान होगा? विच बॉक्स विल यू पिक? बताओ। 10 kg और 30 kg, कौन सा बॉक्स पिक करेंगे? ओके, रितंजय ने बोला मैं 10 kg को मूव करूंगा। रीजन? क्योंकि बच्चे इसका मास कम है तो इसको मूव करना भी आसान होगा। ओके, तो दिस वन हैज लेसर इनर्शिया और इसका क्या है? मोर। कौन सा इनर्शिया ज्यादा है? 30 kg वाले का इनर्शिया ज्यादा है। और इसमें कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट। अब बच्चे लेट्स से दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सेम स्पीड के साथ। अब रोकना हो तो किसको रोकना आसान होगा? 10 kg कि 30 kg? ऑल राइट, देखो यहां अब लॉजिक लगाना है।
इनर्शिया किसका कम है? 10 kg का, वेदर इट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर आप उसको रोकना चाहोगे तो किसको रोकना आसान होगा? 10 kg वाले को। 30 kg वाले को रोकना भी मुश्किल होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा है, उस पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। ओके, जितना मास बढ़ेगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो बच्चे दिस इज नोन एज इनर्शिया। ओके, अब बच्चे इनर्शिया को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला इनर्शिया आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बच्चे एज द नेम इज सजेस्टिंग, इट इज टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बच्चे इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस। नंबर 1, I'll just give you a simple example. बच्चे जैसे अगर आप बस में बैठे हो, when you are sitting in the bus, okay, आप बस में बैठे हो, बस जो है वो रेस्ट पे है और बस ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से बस को चला दिया, तो फिर क्या होता है? What happens? What will you observe? Or what will you feel? You will fall backwards, you will stay at same place, or you will fall forwards. बताइए क्या होगा? ओके, वी विल फील जर्क, जर्क फील होगा। बच्चे मैं वही पूछ रहा हूं, जर्क किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट, सेम डायरेक्शन टू मूवमेंट ऑफ बस? ओके, यू विल गो बैकवर्ड। ऑल राइट, यू विल गो बैकवर्ड। आपका आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे सोचो ऐसा क्यों होता है? व्हेन a stationary bus, when a stationary bus suddenly moves, the passengers tend to fall backwards. अब बच्चे हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बच्चे जब आप बस में, स्टेशनरी बस में बैठे हो या खड़े हो, तो बच्चे आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे है बस के साथ। पर बच्चे जैसे ही बस आगे की साइड मूव करती है, व्हाट हैपेंस? आपकी जो लोअर बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में है, वो मोशन में आ जाती है। पर बच्चे जो आपका अपर पोर्शन है, जिसमें हेड आ गया आपका, इट इज अ वेरी हैवी पोर्शन। ऊपर वाला जो आपका बॉडी का पोर्शन है बहुत हैवी होता है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। आपकी लोअर बॉडी बस के साथ मूवमेंट में आ गई, मोशन में आ गई, पर बच्चे आपकी जो अपर बॉडी है उसका मास ज्यादा है, वो किस इनर्शिया में रहना पसंद करेगी? जैसे वो पहले थी, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बच्चे लोअर बॉडी आगे चली गई, अपर बॉडी पीछे मूव करती है, क्योंकि इट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई? तो जब बस जल्दी मूव करती है एकदम से, तो क्या होता है? आपकी लोअर बॉडी मोशन में आ जाएगी बस के साथ, अपर बॉडी हैज ग्रेटर इनर्शिया बिकॉज ऑफ इट्स हायर मास। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अपर बॉडी है वो पीछे की साइड मूव करती है, लोअर बॉडी बस के साथ आगे चली जाती है। ओके, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ जी रितन जी। सर अगर हम लोग एक बैलून ले और बैलून का थ्रेड हम लोग बस के बीच में बांध दे, सीट पर बांध दे और गाड़ी चलाएं, तो क्या बैलून जर्क फील करेगा? एक बार दोबारा बोलो। सर अगर एक हीलियम गैस, जो गैस होता है ना, लाइट हवा उड़ाने की, बैलून उड़ाने की, सर अगर हम लोग वो वाले बैलून लें और उसे एक धागा से लेकर सीट पे बांध दें, तो क्या बैलून भी इनर्शिया फील करेगा? मतलब बलून, आप कह रहे हो कि एकदम से गाड़ी चलाएं? यस सर। तो बलून आगे पीछे होगा कि नहीं? यस सर, क्योंकि वो तो लाइट है ना। वो तो लाइट है। बच्चे कार के अंदर एयर है? नो सर। नहीं है, वैक्यूम है कार के अंदर।
ना सर, कार के अंदर एयर है लेकिन विंडो बंद है पूरा। विंडो डाउन है कि विंडो बंद है? सर विंडो बंद है पूरा। विंडो बंद है पूरा। ओके, तो बच्चे अगर हम आगे की साइड मूव करेंगे तो मुझे लगता है बलून को पीछे जाना चाहिए, क्योंकि एयर भी तो मूव करेगी ना पीछे, कि नहीं? नहीं होगी? क्या लगता है आपको? सर कुछ भी हो सकता है। होना चाहिए कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। यस सर। आपके दिमाग में हीलियम बलून का क्वेश्चन कहाँ से आया? सर बस आ गया। ऐसे कैसे आ जाता है? ऐसे कैसे क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, मुझे बताओ। मेरे दिमाग में तो नहीं आया कि नियॉन का बलून मैंने बांधा है तो ऐसे होगा, तो क्या होगा? बताओ, कहाँ से पढ़ा है? सर कहीं नहीं पड़ा, अभी अभी आया दिमाग में। ऐसे कैसे दिमाग में आ जाता है रितंजय? सर क्योंकि आपने वो मार्क पढ़ा ना कि ऊपर वाला साइड हैवी होता है। अगर हैवी की जगह पे हम्म। अगर लाइट ऑब्जेक्ट लें तो क्या उसमें जर्क फील होगा? बच्चे अगर देखो शीशा बंद है ना, ठीक है, तो बच्चे उसमें क्या होगा अगर हम देखें, अगर शीशा बंद है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट शुड हैपन? तो शीशा बंद है तो सर आगे से न गाड़ी चलेगी तो आगे से हवा पीछे नहीं जाएगी। पीछे जाएगी? सर पीछे जाएगी लेकिन बंद है तो कार के अंदर नहीं होगा ऐसा। ओके। बच्चे मैंने ना अभी गूगल चलाया है, ये नासा का एक प्रोपोर्शनल प्रोपल्शन एक्टिविटी उन्होंने करके देखी है इसके ऊपर। आप भी वही देख रहे हो? नो सर, अभी अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया था, बस लाइट ऑब्जेक्ट लेना था मुझे तो ओके, लाइट ऑब्जेक्ट लेना था। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ हवा ले I'll सकते just read a question for you. If a car is traveling with a helium filled balloon in the back seat and the car suddenly stops, what happens to the balloon? The balloon does the opposite to whatever your body would do. Thus, if car comes to rest, the balloon moves towards the back. Okay. इंstead also feel jerk। इसमें ये बोला है कि डेंसिटी का इसमें सिंपली मूविंग अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ व्हाट लुक्स लाइक ग्रेविटी। ओके, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट रुको। इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम लग रहा है। ऑल राइट, देखो बच्चे इसमें एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो दिया हुआ है। बच्चे अगर हम एक हीलियम बलून को देखें, आपने एक हीलियम बलून में हवा भर दी विच इज लाइटर, है ना, लाइटर गैस है ना उसमें, यस सर। और आपने उसको थ्रेड से बांध दिया। थ्रेड यस से सर। बांध दिया तो उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? टू गो टुवर्ड्स द ग्राउंड और अबव? टू गो अबव। अबव। तो वो ग्राउंड। ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। यस सर। तो बच्चे इसमें जो इन्होंने सिंपल सी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि अगर आप हीलियम बलून को लोगे ना जिसके अंदर लाइटर गैस है, तो जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है एक्सलरेशन के ऑपोजिट जाने की, वही सेम हम इसके अंदर देखेंगे जब कार के अंदर बैठे हैं। अगर आप कार को आगे की साइड एक्सलरेट करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा? वो तो सिर्फ ऊपर ही चाहिए। ऊपर ही जाएगा। यस सर, क्योंकि उसे पीछे धकेलने वाला हवा भी तो नहीं है। हवा है लेकिन हवा की फोर्स नहीं है ना उसमें। और उसमें एक चीज और लिखी है कि जो आपकी बॉडी करेगी ना उसके ऑपोजिट होगा। मीन्स जैसे हम अगर हम वो कार को आगे एकदम जाएगा, चलाएंगे, हम पीछे को जाएंगे, तो बलून कहाँ जाएगा? आगे की तरफ। आगे की साइड जाएगा। और अगर आप कार को रोकोगे एकदम से तो हम आगे जाएंगे और बलून कहाँ जाएगा? पीछे। मीन्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सर लेकिन ब- कुछ जर्क हाँ, फील करने की जगह पर अपोजिट जर्क क्यों फील कर रहे हैं?
रितंजय मैंने भी आपकी तरह अभी गूगल खोल के पढ़ा सर मैंने गूगल ही नहीं किया। है। रितंजय यू फॉरगेट कि मैं आपका टीचर हूं, ठीक है। अगर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैंने हीलियम बलून बांधा है तो आपके दिमाग में कैसे आ सकता है? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी सर्च ऑन द गूगल, राइट? नो सर, चलो, मैंने सर्च नहीं किया। मैंने बस लाइट ऑब्जेक्ट लेना था, इसलिए मेरे दिमाग में ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि आपने Ritanjay, I've been teaching students for a very long while to understand what is happening. Okay, chalo, let's move on. Let's not get into that discussion. I cannot comment on a thing जो मैंने अभी गूगल पे पढ़ी है, ठीक है? चलो, Ritanjay, I'll just go through it and then maybe I'll answer it in the next class. All right, chalo. So when a stationary bus suddenly stops, when a stationary bus suddenly moves, the passengers tend to fall backwards. अब इसमें तो एक बहुत सिंपल सा आंसर है। रीजन क्या है कि जो आपकी लोअर बॉडी है वो बस के साथ जो है कांटेक्ट में है, सो इट इज मूविंग, ठीक है। सो होता क्या है कि जब बस आगे की साइड मूव करेगी तो क्या होगा, आपकी लोअर बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, वो बस के साथ कांटेक्ट में है, वो आगे मूव कर जाएगी। पर आपकी जो अपर बॉडी है वो क्या है, इट इज एट रेस्ट एंड इट इज हेवियर, so it will fall backwards. I think this option is clear to everybody. ये इफेक्ट सबको क्लियर होगा। Let's pick up another example. एक और एग्जाम्पल पिक करते हैं। Let's pick up another example. All right? Okay. अब बच्चे एक और बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जब हम ट्रीज को तोड़ते हैं, जब हम ट्रीज को तोड़ते हैं, ट्रीज में से फ्रूट्स को तोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रांचेस को जोर से हिलाते हैं। तो why do you think this happens? ऐसा क्यों होता है? फ्रूट कैसे टूट जाते हैं? हम तो ब्रांच को हिला रहे हैं। व्हाट कुड बी द रीजन? बच्चे फ्रूट्स जो होते हैं दे आर अटैच्ड टू द ब्रांचेस बाय अ वेरी थिन पिटियोल, बहुत थिन पिटियोल लगी होती है, या एक आप कह सकते हो उसके बीच में एक थिन कनेक्शन है, और जो फ्रूट है वो हैवी होता है। तो जब आप ब्रांच को एकदम से हिलाओगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, The branches will come in motion. ब्रांचेस क्या होंगे, मोशन में आ जाएंगे, राइट? और आपका जो फ्रूट है वो कहां रहेगा, फ्रूट विल रिमेन एट रेस्ट। एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपकी जो ब्रांचेस का कनेक्शन है फ्रूट के साथ वो क्या होगा, ड्यू टू दैट फोर्स इट विल ब्रेक। फ्रूट जो है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, ब्रांच क्या आ जाएगा, मोशन में आएगा, तो एज अ रिजल्ट द फ्रूट विल ब्रेक। तो इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, when, हाँ जी रितंजय। सर मैं ये बता रहा था कि जो पेड़ को हिलाते हैं ना, तो पेड़ को हिलाते समय ये भी ध्यान होना चाहिए कि पेड़ हमेशा जिस डायरेक्शन में वो लटक रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है जो फ्रूट है, उसके ऑपोजिट में जाना चाहिए, तभी वो अलग होगा। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन के साथ करेंगे तो वो साथ के साथ घूमता रहेगा। सी रितंजय, जब आप ब्रांच को देख रहे हो वो तो रेस्ट पे ही है ना, यस फ्रूट सर। भी रेस्ट पे है, ब्रांच भी रेस्ट पे ही है, तो इनिशियली जब आप उसको मूव करोगे उसके बाद तो उसे वापस आना ही है ना। यस सर। पर एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए। अगर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल हल्की फोर्स लगाओगे तो आपका फ्रूट टूट के नीचे गिर जाएगा, वो तो होगा नहीं। तो आपको एक बार पूरी ब्रांचेस को जोर से तो हिलाना ही पड़ेगा, एंड वंस दैट हैपेंस तो आप क्या करोगे, फ्रूट को मजबूर करोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट से हटने के लिए, और उस केस में क्या होगा, जो उसकी वीक अटैचमेंट है उस पर फोर्स लगेगा, इट विल ब्रेक। क्लियर? यस सर। अगर फ्रूट अगर मोशन में हो तो मीन्स हवा की वजह से लटक वो घूम रहा हो ऐसे आगे पीछे। आप बोल रहे हो कि रेस्ट पे ना हो, यस सर। ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो तो जनरली बच्चे जब हवा चलती है तो फ्रूट टूट ही जाते हैं। सर मैं व्हाट इज द नेचुरल टेंडेंसी, ब्रांचेस जो हैं बच्चे, जो आप अगर प्लांट्स को देखते हो, प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, क्या ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जैसे हम करते हैं? नो, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, या उनके लीफ बंद हो सकते हैं, फ्लावर्स खुल सकते हैं, क्या वो अपने ब्रांचेस को हमारे हाथों की तरह हिला सकते हैं लगातार? ऐसा तो होता ही नहीं है ना। सर हवा की वजह से तो बच्चे जब हवा आती है तब तो फ्रूट टूट ही जाता है ना। मीन्स इतना भी फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर
हवा चलती है तो फिर रितंजय जस्ट अ मोमेंट बेटा, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि मतलब फ्रूट ऑसिलेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो फ्रूट प्लांट क्या होगा, अगर ट्री है तो वो रेस्ट पे ही है, ठीक है। अगर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा ही सारी विंडी कंडीशन ही रहेगी, ऐसा तो कभी नहीं होता, हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल स्पीड पे आपकी एयर चल रही है, तो आप हम क्या मान रहे हैं कि जो ब्रांचेस हैं वो रेस्ट पे हैं। और अगर आपको फ्रूट तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रांच को हिलाना पड़ेगा। एंड इफ दैट हैपेंस एंड यू आर एबल टू ओवरकम दैट फोर्स जो उसकी अटैचमेंट है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द फ्रूट इज गोइंग टू ब्रेक। तो अब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि वो मोशन में है तो क्या, अगर ऑब्वियसली अगर विंड ज्यादा चलेगी तो तब भी वही काम हो रहा है जो आपने किया है ब्रांचेस के साथ, क्योंकि इनिशियली तो ब्रांच रेस्ट पे ही थी ना, विंड अब चल पड़ी। अगर विंड चल पड़ी तो ब्रांचेस जो पहले रेस्ट पे थे आप मोशन में ले आए, पर अब फ्रूट हैवी है, उसकी टेंडेंसी रेस्ट पे रहने की है, तो फ्रूट टूट जाएगा। पर अगर स्पीड स्लो है, अगर स्पीड स्लो है तो फिर नहीं होगा। जैसे मैं उसी स्पीड ऑब्वियसली आपको एक स्पीड से ज्यादा ही जाना पड़ेगा जितनी उसकी ब्रेकिंग चाहिए फोर्स, करेक्ट। ओके, चलो तो व्हेन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, when branches of a tree are shaken, तो क्या होगा, the fruits will break, the fruits will break due to inertia of rest. ओके बच्चे, आप में से काफी सारे लोग कैरम बोर्ड भी खेलते होंगे, तो आपने कैरम बोर्ड में देखा होगा वी हैव अ स्टैक ऑफ कॉइन्स, ऐसे हम स्टैक ऑफ कॉइन्स रख देते हैं एक के ऊपर एक। तो अगर मैं स्ट्राइकर को नीचे मारूं बहुत फोर्स के साथ तो नीचे वाली कॉइन निकल जाती है और ऊपर वाला जो स्टैक है वो ऐसे नीचे आ जाता है पोजीशन में उसकी। इट इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी दी है जहां आपके पास ऐसे ग्लास है, ऐसे ग्लास दिया हुआ है, ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर आपने कॉइन रखा है। अब अगर आप इसको जोर से कार्ड को फ्लिक करते हो तो व्हाट हैपेंस, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो कॉइन है वो ग्लास में गिरेगा और कार्ड आगे निकल जाएगा, क्योंकि कार्ड के ऊपर आपने फोर्स लगाई वो मोशन में आ गया, पर जो कॉइन है वो हैवी है एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट विल नॉट टेंड टू कम इन मोशन, वो रेस्ट में ही रहने की टेंडेंसी है एंड इट विल फॉल इनटू द ग्लास। ओके, तो दिस एक्टिविटी इज आल्सो गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। ओके, एक मिनट चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक पे। आई थिंक ये जो एक्टिविटी है इनर्शिया के बाद में दी हुई है एकदम। लेट्स सी, ऑलराइट हियर इट इज, ये दी हुई हैं दोनों एक्टिविटीज। हियर इट इज फिगर 9.6। अगर मैं इधर कॉइन को जोर से स्ट्राइक करूं यहां तो नीचे वाली कॉइन निकल जाएगी, दैट इज दिस पाइल विल कम डाउन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली यहाँ 5 रुपी कॉइन रख के अगर मैं कार्डबोर्ड को फ्लिक करूं द कॉइन विल फॉल डाउन इनटू द ग्लास। ओके, तो दिस इज आल्सो एक्सप्लेनिंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, तो बच्चे सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। लेट मी सी द टाइम। ओके, ऑलराइट, आई थिंक बच्चे आज हमारी डिस्कशन में बहुत टाइम निकल गया है। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर टुडे। आज हम यही रुकेंगे, विल बी कंटिन्यूइंग अहेड फर्दर इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बिकॉज स्टिल वी आर लेफ्ट विद इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो उसको डिस्कस करने में भी टाइम लगेगा। ऑलराइट, बोलो अभी सुचिता। सर जो गैलीलियो ने सर जो एक्सपेरिमेंट की थी सर उसमें सर जो बॉल था सर जितने से उस मतलब जितने डिस्टेंस मतलब हाइट से उसको छोड़ा गया तो सर उसी में जाके वो स्टॉप जाता है सर, उससे आगे क्यों नहीं जाता वो सर, उसके आगे हाइट से क्यों नहीं जाता? बच्चे दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी बेस्ड है। ओके सर। ठीक है ना, यहाँ देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वर्क कर रही है।
इसमें ना बच्चे एक बहुत सिंपल सा फंडा है। फंडा ये है वही जिसपे आज हमारी डिस्कशन हुई थी अभी सुचिता, कि आप बोल रहे हो कि मतलब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो नेट फोर्स कैसे जीरो है। उसी चीज को, इनर्शिया को कॉन्सेप्ट हम इसी चीज पे इसलिए तो पहुंचे हैं कि अगर मैंने सेम हाइट से छोड़ा तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी उसी हाइट पे जाने की। अगर मैं फ्रिक्शनलेस करता जाऊं, इसकी मतलब सरफेस को मैं लंबा भी करता जाऊं, फिर भी टेंडेंसी उसी हाइट पे जाने की है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं बिल्कुल, तो बच्चे वो हाइट कहां जाके गेन होगी? इंफिनिटी पे। पर ऐसा तो होता नहीं है, बॉल थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या हम कोई ऐसा सरफेस बना सकते हैं जो बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस हो जाए? ऐसा तो हो नहीं पाएगा। इसलिए तो हम इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे पहुंचे हैं। अगर दोनों साइड से अगर दोनों साइड से फोर्स बैलेंस हो गई तो वेलोसिटी सेम रह सकती है, रेस्ट पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी रह सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। सर यहाँ पे से हमने मतलब सबसे ऊपर से हमने बॉल को छोड़ा, अगर से हम मतलब थोड़े नीचे से अगर हम उसको मतलब छोड़ेंगे तो सर वो उतना ही सा हाइट लेगा, तो उससे भी सर आगे चला जाएगा। बेटा अगर उससे आगे चला गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप कह रहे हो कि मैं यहां से छोड़ू, तो बच्चे वो यहां तक आएगा। तो लेकिन वो तो सर जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, तो सर वो तो आगे भी चला जाना चाहिए। कैसे आगे चला जाएगा बेटा? अगर वो आगे चला गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खत्म हो गया। यस सर। ऐसे ऐसे नहीं हो सकता बच्चे, इट कैन नॉट हैपन। आप इसको अपने घर पे ट्राई करके देख लो, गिव इट अ ट्राई। तुम अभी सूचिता ये बात सोचो, यहां से बॉल छोड़ोगे और बॉल यहां तक पहुंच जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? यहां तक आने में जितनी होगी वो ये इतना ऊपर कैसे चला जाएगा? इज दैट पॉसिबल? तो क्योंकि सर जो सरफेस है वो तो फ्रिक्शन लेस है। अभी सुचिता दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी याद रखना है आपको। इस लेवल पे दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। यहां क्यों वो कह रहा है कि इंफिनिटी तक? क्योंकि बच्चे आपने यहाँ सरफेस ही हॉरिजॉन्टल कर दी, बिल्कुल एंगल ही खत्म कर दिया। तो वो अपनी उसी हाइट तक जाने के लिए क्या कर रहा है? अपनी उसी हाइट तक जाने के लिए क्या करेगा? कंटिन्यूसली ट्रेवल करेगा, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ही नहीं, एंगल ही नहीं है। ओके सर। रितंजय आप बोल रहे हो फोर्स विल नॉट सपोर्ट, तो फिर क्या करना चाहते हो आप? कम फोर्स लगा के ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा? ऐसे थोड़ी होता है बच्चे, दूसरे लॉज भी तो ऑपरेट कर रहे हैं ना। आप ये थोड़ी बोल सकते कि मैं यहां से छोड़ूंगा तो यहां तक बॉल चली जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी होगा। यस सर। ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको खुद ट्राई करके देख लो, फ्रिक्शनलेस को तो छोड़ो, फ्रिक्शन वाले के साथ ही ट्राई करके देख लो। आप ये थोड़ी कह सकते कि मैं यहां से छोड़ूंगा तो अगर यहाँ की पहुंच गया तो फ्रिक्शन की थोड़ा सा ही रह जाएगा। ये थोड़ी बोलोगे कि बॉल ने यहां तक पहुंचना था, फ्रिक्शन की वजह से नहीं पहुंच पाया इतना, ऐसा थोड़ी होगा। क्लियर अभी सुचिता? यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो, ऑल राइट। आई थिंक आज तो बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई है, फोर्स बहुत लगा है दिमाग के ऊपर। चलो ठीक है, ऑल राइट बच्चे, आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर। नेक्स्ट सेशन हम इसको विल बी स्टार्टिंग अप विद इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये हमारे पोर्शन जो है वो रह गए, विल पिक दिस अप इन द नेक्स्ट क्लास।